हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9-10 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। 2 दिनों के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और थोड़े समय में हमें ज्यादा कवर करना है, इसलिए हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोनेरटिया एल्बा के बारे में। एक ट्री है ये, इसके बारे में जानेंगे कहाँ पाया जाता है, इंडिया की कौन सी स्टेट्स में है और क्यों हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे एक वेल के बारे में, अरेबियन सी हम्पबैक वेल के बारे में। फिर जानेंगे ट्रैफिक क्या है। फिर एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है कावकाज 2020, कौन सी कंट्रीज इसमें पार्ट लेने वाली है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लोया जिरगा के बारे में, कौन सी कंट्री से रिलेट करता है। फिर KVIC के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे टेबल टॉप एयरपोर्ट के बारे में। हाल ही में आपने देखा होगा एक विमान क्रैश कर गया है केरला में, तो ये टेबल टॉप एयरपोर्ट उसी से रिलेटेड टॉपिक है। आखिर में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्राइबल डे। और भी छोटे छोटे टॉपिक होंगे बीच में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले सोनेरटिया एल्बा क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे? क्योंकि महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड है, जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ SBWL, उसने एक प्रपोजल दिया था उसके पास। उसने उस प्रपोजल को क्लियर कर दिया है कि सोनेरटिया एल्बा को उसने स्टेट मैनग्रोव ट्री घोषित कर दिया है। तो आपको पता चल गया होगा सोनेरटिया एल्बा क्या है। वो है एक मैनग्रोव ट्री, और किसका स्टेट मैनग्रोव ट्री है? वो है महाराष्ट्र का। याद रखना है, सोनेरटिया एल्बा महाराष्ट्र का स्टेट मैनग्रोव ट्री है। और एक चीज अप्रूव की है SBWL ने, वो है एक रिकवरी प्रोग्राम अरेबियन सी हम्पबैक वेल के बारे में। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि अब इससे होगा क्या। तो महाराष्ट्र, ये नोट कर लीजिए सबसे पहले पॉइंट कि महाराष्ट्र फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर स्टेट मैनग्रोव ट्री एज सिंबल ऑफ कंजर्वेशन। तो महाराष्ट्र इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने स्टेट मैनग्रोव ट्री को एज अ सिंबल ऑफ कंजर्वेशन डिक्लेयर किया है। तो ये याद रखना है आपको। अब बेनिफिट क्या होंगे इससे? अगर हम सोनेरटिया एल्बा को स्टेट ट्री घोषित किया है महाराष्ट्र ने, तो अब बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा कि ये हेल्प करेगा एनहांस करने में कंजर्वेशन प्रोग्राम रिलेटेड टू साल्ट टॉलरेंट स्पीशीज, साल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन, मतलब कि साल्ट रेजिस्टेंट वेजिटेशन, या फिर कह सकते हैं साल्ट लविंग वेजिटेशन होती है, जो सिंपल भाषा में कहें तो ऐसी वेजिटेशन जो सोल्टी वाटर में भी उग जाती है, उसकी कंजर्वेशन को एनहांस करेगा ये मूव महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अब पढ़ लेते हैं इस ट्री के बारे में, जान लेते हैं सोनेरटिया एल्बा और मैनग्रोव एप्पल। इसे मैनग्रोव एप्पल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? नीचे फोटो देखिए, कैसा है फ्रूट? एप्पल की तरह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है एप्पल की तरह, इसलिए इसे मैनग्रोव एप्पल भी कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन पर फाउंड होता है सबसे पहली बात, तो इसीलिए महाराष्ट्र ने इसे अपना स्टेट मैनग्रोव ट्री घोषित किया है। कुछ और फीचर्स इसके, इट कैन ग्रो अप टू 5 feet, बियर व्हाइट फ्लावर, तो व्हाइट फ्लावर्स लगते हैं इसमें विद पिंक बेस। उनका बेस क्या होता है? पिंक होता है। एज वेल एज ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन फ्रूट्स तो आपने देख ही लिए यहाँ पर, दैट रिजेंबल्स एप्पल, एप्पल की तरह दिखाई देते हैं जो ग्रीन फ्रूट है। और यूज किस में होते हैं? टू मेक पिकल्स, अचार बनाने में यूज किए जाते हैं सोनेरटिया एल्बा के फ्रूट। अगला पॉइंट, द फ्लावर्स विच ब्लूम एट नाइट, तो रात को इनके जो फूल है इस ट्री के वो ब्लूम करते हैं, जगमगाते हैं। आर पोलिनेटेड बाय नोक्टर्नल क्रिएचर, नोक्टर्नल क्रिएचर क्या होते हैं? रात को जगने वाले क्रिएचर लाइक बैट्स, तो उनके द्वारा इनकी पोलिनेशन की जाती है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि द स्पीशीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र एंड इज नेटिव टू अंडमान आइलैंड। तो सोनेरटिया एल्बा महाराष्ट्र के लिए लोकल स्पीशीज नहीं है, ये यहां पर इंट्रोड्यूस की गई थी। कहां से? अंडमान एंड अंडमान आइलैंड से। तो अंडमान आइलैंड की ये नेटिव स्पीशीज है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं।
सबसे पहले तो दे ग्रो ऑन मड फ्लैट्स पर उगते हैं और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉम्बैटिंग लैंड इरोजन। तो लैंड इरोजन के बारे में आपको पता होगा, समुद्र की लहरें आती है जब तट की तरफ, कोस्ट की तरफ, तो वो अपने साथ लैंड भी ले जाती है वापस जाते समय। बट मैनग्रोव जो ट्री है इसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती है, तो ये मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो लैंड इरोजन की प्रॉब्लम को भी ये सोल्व करती है। दे आर कन्फाइंड टू वेस्ट कोस्ट, मुंबई कहाँ है? वेस्ट कोस्ट पर है। एंड सम पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा कहां पर है? उड़ीसा इज इन ईस्ट कोस्ट, याद रखना है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि सोनेरेटी एल्वा इज कन्फाइंड टू ओनली वेस्ट कोस्ट, कि सिर्फ वेस्ट कोस्ट पर ही मिलता है ये, बट याद रखना है वेस्ट कोस्ट पर भी मिलता है और ईस्ट कोस्ट में उड़ीसा के पास मिलता है, तो दोनों कोस्ट पर हमारे मिलता है, दोनों कोस्ट लाइन पर। इट इज फाउंड इन वेटलैंड्स ऑफ थाने क्रीक, मंडप, वसाई, डोंबिवली अलोंग मेजर मड फ्लैट्स, तो ये देख लेना है आपने। और इंटरनेशनली और कौन सी कंट्रीज में मिलता है ये देखिए, इंडो चाइना, मलेशिया, पापू एशिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट पैसिफिक रीजन, साउथ चाइना, ये सारे रीजन्स है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा कहां मिलता है। याद क्या रखना है आपको, ये मुंबई का स्टेट मैनग्रोव ट्री बन चुका है अब, और ये वेस्ट कोस्ट पर भी है और ईस्ट कोस्ट पर भी है, ये ज्यादा याद रखना है। अब पढ़ लेते हैं वेल के बारे में। अरेबियन सी हम्पबैक वेल। सबसे पहले तो अगर किसी भी एनिमल के बारे में पढ़े हम या किसी प्लांट के बारे में, उसका IUCN स्टेटस जानना जरूरी है। तो लीस्ट कंसर्न है हम्पबैक वेल का स्टेटस, मतलब अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लोकेशन इसकी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में हर जगह पर ये मिलती है। द हम्पबैक वेल इज वन ऑफ द 4 स्पीशीज ऑफ बैलिन वेल्स। बैलिन वेल्स क्या होती है? एक इस प्रकार की वेल होती है कि इनके मुंह के अंदर जाली टाइप कुछ लगा होता है, समुद्र में एकदम से मुंह खोलती है और ढेर सारा पानी अंदर भर लेती है। उससे होता क्या है, जो छोटे छोटे जीव जंतु है वो भी इनके मुंह के अंदर चले जाते हैं, बट उसके बाद क्या करती है, पानी को बाहर फेंक देती है, फिर वो जाली बंद हो जाती है इनके मुंह में, और जो वो क्रिएचर्स होते हैं छोटे छोटे, वो उनकी उस जाली में फंस जाते हैं, पानी बाहर निकल जाता है और वो छोटे छोटे जीव जंतु वहीं फंस जाते हैं। तो ये होती है बैलिन वेल्स। टोटल इसकी 14 प्रजाति है। इंडिया में कितनी है? इंडियन ओशन में वो है 4 स्पीशीज, याद रखना है। तो लीस्ट कंसर्न है। और बैलिन वेल्स क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब जो हम्पबैक वेल है उसके फीचर्स यहां पर दिए गए हैं। सेक्सुअली डायमोर्फिक होती है, मतलब सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन में थोड़े चेंजेस होते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग उनकी बॉडी होती है। जैसे कि यहां पर क्या है, फीमेल टेंड्स टू स्लाइटली लॉन्गर देन मेल्स, ये याद रखना है आपने, फीमेल ज्यादा बड़ी होती है मेल से। जो फ्लिपर्स होते हैं, जो पंख जैसे बने होते हैं वेल के, फ्लिपर्स बोलते हैं उन्हें, दे आर एक्सट्रीमली लॉन्ग, अबाउट 1/3 ऑफ देयर टोटल बॉडी लेंथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। और भी नीचे वाले पॉइंट आप पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप रीडिंग जरूर मार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कहीं पूछा जा सकता है आपसे। तो अगला पॉइंट है, दीज वेल्स हैव स्मॉल डोर्सल फिन दैट कैन बी शेप्ड लाइक स्मॉल hump or a triangular shaped fin. Humpback whale flukes have a variable color, have a serrated or a toothed edge. तो ये भी याद रखना है, toothed edge होती है इनकी। They have bumps on their head and lower jaw that have small stiff hair. आगे देखिए, ये फोटो देखिए, यहां से आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये है हम्पबैक वेल। क्या है? हम्पबैक वेल। इसका साइंटिफिक नेम यहां पर लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बट आपको पता होना चाहिए, एक बार नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ये है फ्लिपर्स, इन्हें कहते हैं फ्लिपर्स। कलर देख लीजिए, कलर कैसा होता है, पढ़ लीजिएगा यहां पर क्या क्या लिखा है। आगे चलते हैं, समय कम है। लेपर्ड पोचिंग के बारे में एक न्यूज थी, तो क्या था, अकॉर्डिंग टू किसने वो न्यूज दी थी, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक इंडिया, आउट ऑफ टोटल 747 लेपर्ड डेथ बिटवीन 2015 टू 2019 इन इंडिया।
तो इंडिया में कितने लेपर्ड की डेथ हुई? 747 लेपर्ड की डेथ हुई 2015 से 2019 के बीच में, जिनमें से 596 डेथ्स थी जो वो सीधा लिंक कर रही थी इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से एंड एक्टिविटीज रिलेटेड टू पोचिंग। तो देखिए कितने ज्यादा लेपर्ड्स मार दिए गए हैं शिकारियों द्वारा। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहां पर हो रही है? उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज भी बताई थी कि उत्तराखंड में इंडिया का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है। उत्तराखंड में क्या बन रहा है? फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इंडिया का बन रहा है। अब हम इस न्यूज से ट्रैफिक के बारे में जान लेते हैं। ट्रैफिक क्या है? तो ट्रैफिक एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। ट्रेड को देखता है मेनली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के और स्पीशीज के। एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन कंटेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, ज्वाइंट प्रोग्राम है किसका? WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN का। IUCN का है, याद रखना है, और WWF का ज्वाइंट प्रोग्राम है। स्टैब्लिश कब किया गया था? 1976 में स्टैब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? यूके में हेडक्वार्टर है। यूके में कहा? कैम्ब्रिज में इसका हेडक्वार्टर है। ट्रैफिक का हेडक्वार्टर इज इन यूके, कैम्ब्रिज में। इंश्योर एम क्या है इसका? टू इंश्योर दैट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये याद रखना है, सिर्फ एनिमल ही नहीं है। ऐसा मत सोचना कि लेपर्ड्स के बारे में बात हो रही है तो ट्रैफिक सिर्फ एनिमल से रिलेटेड है। प्लांट भी आते हैं इसके अंदर। वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके ट्रेड कहीं थ्रेट ना हो जाए उनकी कंजर्वेशन को, इलीगली ना उनका ट्रेड किया जा रहा हो। तो ये याद रखना, ट्रैफिक इससे रिलेटेड है। इंडिया का मेंबर बना इसका 1991 में। 1991 में इंडिया ट्रैफिक का मेंबर बना। और ट्रैफिक ने यहां पर क्या किया हमारे इंडिया में आकर? इसने एक नेटवर्क बनाया है, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। ये नेटवर्क SAWEN बनाने में बहुत हेल्प की है ट्रैफिक ने। इसमें क्या है, इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। साउथ एशिया मतलब साउथ एशिया जो हमारा रीजन है इंडिया का, इस रीजन में जो कंट्रीज आती है उनकी जो वाइल्ड लाइफ है उनसे रिलेटेड ये नेटवर्क है। तो स्टैब्लिश कहां किया गया था? सब ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसके बारे में भी, सावेन के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे 2011 में इसे बनाया गया। कहां पर? पारो में। पारो कहां है? अब पारो इज इन भूटान। याद रखना है, पारो लड़की का नाम नहीं है, एक सिटी का नाम है, एक टाउन का नाम है पारो। कहां पर है टाउन? भूटान में। तो सावेन वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एट एन इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग। इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग थी, मतलब कुछ देशों की गवर्नमेंट आपस में मिल रही थी। मीटिंग कहां पर थी? पारो में। पारो कहां है? भूटान में। बाय रूरल गवर्नमेंट ऑफ भूटान इन जनवरी 2011। 2011 में सावेन बना है। सावेन क्या है? साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। एम क्या है इसका? इनिशिएट is to have the countries collaborate and cooperate to fight wildlife crime। वही सेम जो ट्रैफिक कर रहा है साउथ एशिया रीजन में, वो सावेन कर रहा है। अब इसके मेंबर्स कौन है ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेंबर है इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। इंडिया मेंबर है, याद रखना है। मालदीव्स, मालदीव्स भी मेंबर है, ये भी याद रखना है। मालदीव्स भी मेंबर है। नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। कौन सा नहीं है ये देखिए, चाइना इसका मेंबर नहीं है। चाइना इज नॉट मेंबर ऑफ सावेन, याद रखना है, चाइना इसका मेंबर नहीं है। इंडिया और मालदीव मेंबर है। मालदीव थोड़ा नीचे जाकर इंडियन ओशियन में आता है, तो मालदीव्स का खास ध्यान रखना है। मालदीव्स भी मेंबर है साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क का। अब पढ़ते हैं कावकाज के बारे में। एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है। कहां पर? रशिया में। सबसे पहले लोकेशन जान लीजिए, कहां पर होगी? रशिया में होगी। और रशिया में कहां पर? अस्ट्राखान एक जगह है
रशिया में, वहां पर ये एक्सरसाइज होगी। अब मेन बात क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्ट ले रही है। देखो, इंडिया टू टेक पार्ट, तो इंडिया तो पार्ट ले रही है। और इंपॉर्टेंट क्या है, चाइना और पाकिस्तान भी पार्ट ले रहे हैं इसमें। तो भी जो इंडिया और चाइना के बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। काउकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज है एक, कहां होने जा रही है, रशिया में, अस्ट्राखान जगह है रशिया में। याद रखना है, पाकिस्तान और चाइना भी इनवाइट किए गए हैं। लोया जिरगा के बारे में पढ़ते हैं। है क्या, सबसे पहले तो एक ग्रैंड असेंबली है, एक सम्मेलन होता है कहां पर, अफगानिस्तान में। उसको कहते हैं क्या, लोया जिरगा। क्यों पढ़ रहे हैं, रिसेंटली 3 डे लॉन्ग लोया जिरगा ग्रैंड असेंबली हैज बीन कॉल्ड इन अफगानिस्तान। अभी कुछ दिनों पहले ये असेंबली बुलाई गई अफगानिस्तान में। क्यों, 400 तालिबान फाइटर को फ्री करने के लिए, जो अफगानिस्तान की जेलों में बंद है अभी, उन्हें फ्री करने के लिए ये बुलाई गई। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है लोया जिरगा। अब लोया जिरगा है क्या, ये देख लेते हैं। मास नेशनल गैदरिंग है, सबसे पहले तो ये है मास नेशनल गैदरिंग है दैट ब्रिंग्स टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस एथनिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन अफगानिस्तान। ये जरूर याद रखना कि अफगानिस्तान से रिलेटेड है लोया जिरगा, किसी और कंट्री का नहीं है, अफगानिस्तान का है। तो ये मास गैदरिंग है जो अलग अलग एथनिक, रिलीजियस, ट्राइबल ग्रुप्स को एक साथ लेकर आती है अफगानिस्तान में। इट इज हाईली रिस्पेक्टेड सेंचुरीज ओल्ड कंसल्टेटिव बॉडी। तो बहुत पुरानी ये बॉडी है जो चलती आ रही है अफगानिस्तान में। दैट हैज बीन कन्वेन्ड एट टाइम्स ऑफ नेशनल क्राइसिस और टू सेटल नेशनल इश्यूज। तो इसे कन्वे किया जाता है मेनली नेशनल क्राइसिस आ जाए अगर, उसे सोल्व करने के लिए, या कुछ नेशनल इशू हो, जैसे कि अभी तालिबान का केस चल रहा है। तो यूएसए और तालिबान में पीस डील हुई थी, उसमें कहा गया था कि जो तालिबान के फाइटर अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने कैद कर रखे हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा, बट अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है, इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। लोया जिरगा इसे कहते हैं, ये याद रखना है। अब ये पढ़िए नीचे वाले पॉइंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू अफगान कॉन्स्टिट्यूशन, लोया जिरगा को हाईएस्ट एक्सप्रेशन कंसीडर किया जाता है अफगान पीपल में। ये याद रखना है, हाईएस्ट एक्सप्रेशन कंसीडर किया जाता है अफगान पीपल में किसे, लोया जिरगा को। बट इट इज नॉट एन ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट्स डिसीजन आर नॉट लीगली बाइंडिंग। तो इसके जो डिसीजन लिए जाएंगे इस असेंबली में, इस गैदरिंग में, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ये जरूर याद रखना है। बट लोगों के बीच में इसे बहुत ज्यादा माना जाता है, हाईएस्ट एक्सप्रेशन है अफगान पीपल के लिए। बट हाउएवर लोया जिरगा डिसीजन इज सीन एज फाइनल, डिसीजन इज सीन एज फाइनल, याद रखना। बट इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, तो इसे नकार भी सकती है जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है। अगला टॉपिक, 77 न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई फाउंड इन महाराष्ट्र। तो 77 नई प्रजातियां मिली है बटरफ्लाई की महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा, ये जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट, माथेरन हिल स्टेशन है, मुंबई के पास है, मुंबई के 80 किलोमीटर दूर है। ये देखिए यहां लिखा है 80 किलोमीटर दूर है माथेरन हिल स्टेशन। तो यहां पर 77 नई प्रजातियां, नई स्पीशीज मिली है किसकी, बटरफ्लाई की। अब स्टडी किसने की है, किसको मिली है, तो ये स्टडी कंडक्ट की थी बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने स्टडी कंडक्ट की थी। कहां पर, मैथेरन हिल स्टेशन, कहां है, मुंबई में। और स्टडी देखिए, ऐसे नहीं है कि आज गए और आज ही के दिन इन्हें 77 नई स्पीशीज मिल गई और वापस आ गए, कल के दिन इन्होंने न्यूज बना दी। स्टडी 2011 से 2019 के बीच में चली, देखिए कितना लंबा समय है, इसके बीच में इन्होंने ये नई स्पीशीज ढूंढी है। याद क्या रखना है आपको कि कहां पर ढूंढी है, ये हिल स्टेशन
एग्जाम में आ सकता है। और 125 साल बाद ऐसी स्टडी की गई वहां पर जाके मैटरन हिल स्टेशन में। और क्या स्टडी ने बताया जो उन्होंने स्टडी की कि सीजनल वेरिएशन इन बटरफ्लाई डाइवर्सिटी वाज ऑब्जर्व्ड। सीजनल वेरिएशन ऑब्जर्व की गई बटरफ्लाईज में। क्या थी वो ऑब्जर्वेशन की जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी थी बटरफ्लाईज की वो विंटर में देखी गई। विंटर में वहां बहुत सारी प्रजातियां तितलियों की दिखाई दी, बट मॉनसून सीजन में जो भी चल रहा है मॉनसून सीजन में उनकी लीस्ट प्रजातियां देखी गई। तो ये याद रखना है आपको, ये भी स्टडी में लिखा गया था। अब इस स्टडी से पहले जो कि अभी कंडक्ट की गई है, इससे पहले 125 साल पहले एक ब्रिटिश रिसर्चर्स थे जे बेथम, उन्होंने कंडक्ट की थी वहां पर मैथेरन हिल स्टेशन में 1894 में। उन्होंने 78 स्पीशीज बटरफ्लाई की ढूंढी थी उस समय। तो याद रखना है 125 साल बाद की गई है और अब 77 स्पीशीज फाउंड की गई है। किसने की है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली वो है लोकेशन, मैथेरन हिल स्टेशन इन मुंबई। कहां पर है? 80 किलोमीटर दूर है मुंबई से। अब सिग्निफिकेंस क्या है बटरफ्लाई डाइवर्सिटी की? क्यों हम बटरफ्लाई मतलब वहां पर बटरफ्लाईज है तो उससे क्या पता चल रहा है हमें? उससे सबसे पहले तो बात पता चल रही है कि हेल्दी एनवायरनमेंट है और इकोसिस्टम वहां अच्छा है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है इकोसिस्टम से, पोल्यूशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है वहां के इकोसिस्टम पर। और क्या? दे इंडिकेट वाइड रेंज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनकी बैकबोन नहीं होती, जिन क्रिएचर्स की बैकबोन नहीं होती उसे कहते हैं हम इनवर्टिब्रेट्स। तो मछलियों की इतनी प्रजाति मिली है, मछलियां नहीं, तितलियों की इतनी प्रजाति मिली है तो ऑब्वियस ही बात है वो भी इनवर्टिब्रेट है, तो वाइड रेंज ऑफ इनवर्टिब्रेट वहां पर होगी। इससे इनकी तितलियों की डाइवर्सिटी से ये भी पता चलता है कि क्या इंपैक्ट हुआ है हैबिटेट लॉस पर, क्लाइमेट चेंज का, वहां पर हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का। तो ये सब कुछ पता चला है साइंटिस्ट को। याद क्या रखना है आपको? ये रखना है यार कि कहां पर की गई है, वो है मैथेरन हिल स्टेशन, मुंबई में है। अब इस हिल स्टेशन के बारे में पूछना बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जरूर। अब पढ़ते हैं FSSAI क्या ऑर्डर जारी किए इसने कि नो सेल ऑफ जंक फूड विद इन 50 मीटर्स ऑफ स्कूल। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नो सेल ऑफ जंक फूड विद इन 50 मीटर्स ऑफ स्कूल। FSSAI क्या है? सबसे पहले द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने अनाउंस किया कि 50 मीटर के दायरे में स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आप जंक फूड नहीं बेच सकते। क्यों किया है? टू प्रोवाइड सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट टू चिल्ड्रन इन स्कूल। तो बच्चों को अच्छा खाना मिले और बैलेंस डाइट मिले, इसलिए इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है ताकि हमारे बच्चे जंक फूड ना खाएं। जंक फूड खाने से क्या होता है? मेनली वो मोटे हो जाते हैं और उससे क्या होता है, उन्हें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है। इसलिए बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है। द फूड रेफर्ड टू एज HFSS हाई इन फैट, साल्ट एंड शुगर कैन नॉट बी सोल्ड इन मेस प्रीमिसेस एंड स्कूल कैंटीन्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सबसे। तो पहले अभी हमारी स्कूल की कैंटीन्स या कॉलेज की कैंटीन्स में बहुत से जंक फूड मिल जाते थे, बट अभी देख लीजिए वो जंक फूड अब हमारी कैंटीन में नहीं मिलेंगे, हमारे स्कूल या कॉलेज से 50 मीटर दूर ही उन्हें बेचा जा सकता है। तो FSSAI किसके अंडर ऑपरेट करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये याद रखना है। और स्टैब्लिश की गई थी 2006 में। स्टैट्यूटरी बॉडी है एक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस एक्ट के अंडर फॉर्म की गई, वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। बैकग्राउंड जान लेते हैं एक बार, क्यों अभी हमें इसकी जरूरत पड़ गई, क्यों जंक फूड को स्कूलों और कॉलेजेस से दूर ले जाया जा रहा है। तो उसका रीजन एक ही है कि इंडिया है सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ ओबीज चिल्ड्रन अमंग 195 कंट्रीज।
तो 195 देशों में से इंडिया दूसरे नंबर पर है दुनिया में सबसे मोटे इंसानों में। ओबीस क्या होता है? एक होता है मोटापा। जब मोटापे के भी आप आगे बढ़ जाते हो, मतलब बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हो आप, तो उसे कहते हैं ओबीज, ओबिसिटी कहते हैं उसे। और जो वेस्टर्न डाइट इफेक्ट है, जो वेस्टर्न डाइट आजकल हम ले रहे हैं, जो जंक फूड खा रहे हैं वेस्टर्न एरियाज के, उससे क्या होता है? इट इज अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ गट बैक्टीरिया एंड सेट्स स्टेज फॉर मेटाबॉलिक डिजीजेज। जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हो रहे हैं वो भी जंक फूड की कारण ही हो रहे हैं। इसलिए अभी ये रेगुलेशन लाई गई FSSAI के द्वारा, अनहेल्दी फूड शुड नॉट बी वेलकम्ड। तो ये याद रखना है। अब क्यों FSSAI को जरूरत पड़ी ऐसा लाने की? तो हुआ क्या, 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया FSSAI को टू रेगुलेट जंक फूड बीइंग सोल्ड इन स्कूल कैंटीन्स। तो जो स्कूल की कैंटीनों में बेचा जा रहा था जंक फूड, उसको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इन्हें बोला। तो अब इसलिए ये रूल लेकर आए हैं कि अब जंक फूड नहीं बेचा जा सकता स्कूलों की कैंटीन्स में। आगे चलते हैं KVIC। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये है KVIC की फुल फॉर्म। तो फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर कहां बना है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश। किसने बनाया है? KVIC। KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। अरुणाचल प्रदेश में पहला बना है। और सेंटर अभी लॉन्च कब होगा? सितंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये लॉन्च किया जाएगा ये सेंटर। अब हाइलाइट्स जान लेते हैं होगा कैसे। तो जो KVIC है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, वो प्रोवाइड करेगी, मशीनरी प्रोवाइड करेगी सच एज हैंडलूम, रैपिंग ड्रम, सिल्क रीलिंग मशीन्स, ये प्रोवाइड करेगी। द सेंटर इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू 25 लोकल आर्टिशियन, और ट्रेनिंग भी देगी उस सेंटर में जो लोकल आर्टिशियन होंगे अरुणाचल प्रदेश के, उन्हें किस लिए? बूस्ट करने के लिए वीविंग एक्टिविटी इन द रीजन। अब सिल्क इन अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, क्या स्टेटस है सिल्क का अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट दैट हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर किसे कहते हैं हम? सिल्क फार्मिंग को बोलते हैं हम सेरीकल्चर, याद रखना है। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड के, ये आपको याद रखना है। कितनी वेराइटीज है हमारे पास इंडिया में? वो है 4 वेराइटीज सिल्क की। क्या नाम है उनका? सबसे पहले मलबरी, ओक, टसार, एरी और मुगा। ये 4 वेराइटीज है सिल्क की जो हम प्रोड्यूस करते हैं। अब इन चारों में से देख लीजिए एल्टीट्यूड से रिलेटेड कैसे है ये। तो जो ओक टसार है वो हाई एल्टीट्यूड पर पैदा की जाती है, ये हाई एल्टीट्यूड पर पैदा की जाती है। और जो एरी और मुगा है आर प्रैक्टिस्ड फुट हिल्स एरिया, जो अरुणाचल प्रदेश के फुट हिल एरिया होंगे वहां पर एरी एंड मुगा बनाई जाएगी। और जो मलबरी है वो मिडल रीजन है, जो मिडल एल्टीट्यूड है वहां पर मलबरी आपको मिलेगी। याद रखना है ये चारों, मलबरी, ओक, एरी और मुगा किसकी वेराइटीज है? ये है सिल्क की वेराइटी। सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया के बारे में देखते हैं जल्दी से। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका सिल्क का इन वर्ल्ड। पहला कौन है? पहला है हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो चाइना नंबर 1 पर है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया कहां पर है? दूसरे नंबर पर है। और 4 वेराइटीज, सबसे ज्यादा कौन सी वेराइटी का सिल्क प्रोड्यूस करते हैं हम? वो है मलबरी का 74.51%। उसके बाद एरी, उसके बाद तसार और आखिर में मगा हम सबसे कम प्रोड्यूस करते हैं और मलबरी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कहां पर एक्सपोर्ट करते हैं? मेनली हम यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सिल्क प्रोडक्शन रेज टू 8.3 मिलियन पर्सन इन 2014 एंड 15। तो देख लीजिए कितनी बड़ी मार्केट है सेरीकल्चर की इंडिया में। तो याद रखना इंडिया के बारे में ये पॉइंट कि सेकंड है और मलबरी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं।
मगध सबसे कम प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं कोझिकोड में जो फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ। तो आपको पता होगा एक फ्लाइट थी एयर इंडिया की, वंदे भारत मिशन के दौरान चल रही थी, वो ओवरशूट कर गई रनवे पर कोझिकोड एयरपोर्ट पर और फेल इनटू अ वैली। आगे खाई थी, उसमें गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए और 18 लोग मर चुके हैं अभी उस एक्सीडेंट में। कहां से चली थी फ्लाइट? दुबई से चली थी कोझिकोड के लिए। तो याद रखना है आपने। अब क्या है, पहली बार हुआ? पहली बार नहीं, पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं। 2010 में हुआ था, एक एग्जांपल ले लीजिए मैंगलोर एयरपोर्ट पर, वहां 150 लोग मर गए थे। अभी तो शुक्र कीजिए कि सिर्फ 18 लोग ही मरे हैं इस एक्सीडेंट में, बट जो 2010 में हुआ था उसमें 150 लोगों की जान गई थी। अब हमें पढ़ना क्या है, टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होते हैं। टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होते हैं? तो ऐसे एयरपोर्ट जो कि हिली सरफेस पर बनाया गया या प्लेट्यू पर बनाए गए हो। द रनवे ऑफ दीज एयरपोर्ट्स हैव वन और बोथ एंड्स ओवरलुकिंग अ ड्रॉप। मतलब कि एक प्लेट्यू है जो उसमें रनवे होगा, वो ऐसे होगा, ये उसका रनवे है, या तो मतलब दोनों साइड इसकी खाई होगी या फिर एक साइड भी खाई हो सकती है इसके। तो जो ऐसे एक प्लेट्यू कर ऊंची उठी हुई जमीन पर जो हम रनवे या एयरपोर्ट बनाते हैं उन्हें कहते हैं हम टेबल टॉप एयरपोर्ट। याद रखिएगा टेबल टॉप एयरपोर्ट। और लोकेशन देख लीजिए इंडिया में इनकी कहां कहां पर है। शिमला और कुल्लू में है, हिमाचल प्रदेश में। शिमला और कुल्लू कहां है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर टेबल टॉप एयरपोर्ट मिलेंगे आपको क्योंकि हिली एरिया है। लैंगपुई मिजोरम में है, पाक्योंग सिक्किम में है, कोचिगोडे और कन्नूर यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है केरला में, और मंगलुरु ये कहा है? कर्नाटका में मंगलुरु। तो यहां पर आपको इंडिया में टेबल टॉप एयरपोर्ट मिलेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इनको अच्छे से रट लीजिएगा कहां कहां पर टेबल टॉप एयरपोर्ट है इंडिया में। इंटरनेशनली देखें हम तो काठमांडू में है नेपाल में, और पारो मैंने अभी पढ़ा है आपको, ट्रैफिक से रिलेटेड पढ़ाया था कुछ पारो के बारे में। पारो कहां है? भूटान में है। अब इशू क्या है, क्यों टेबल टॉप एयरपोर्ट थोड़े खतरनाक बन जाते हैं? वो है इसलिए रिक्वायर प्रिसीजन अप्रोच विद लिटिल टू नो रूम एरर। एरर की कोई संभावना नहीं रहती, आपको एकदम परफेक्ट लैंडिंग करनी पड़ती है यहां पर, क्योंकि देखिए दोनों साइड खाई है। अगर थोड़ा सा भी ओवरशूट हुए, आपको यहां से चालू करना है बट आप यहां से चालू कर रहे हैं लैंड करवाना, तो आप नीचे गिर सकते हैं। तो इसलिए टेबल टॉप एयरपोर्ट थोड़े खतरनाक होते हैं। और यहां पर ये देखिए, दीज एयरपोर्ट्स आर नॉट suited फॉर लैंडिंग वाइड बॉडीड एयरक्राफ्ट। जो बड़े एयरक्राफ्ट होंगे उनको यहां लैंड करने की परमिशन नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि जितने बड़े होंगे उतनी उनकी स्पीड भी ज्यादा होगी और दे विल रिक्वायर लॉन्गर डिस्टेंस टू स्लो डाउन। उनको स्लो डाउन करने के लिए हमें ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, बट यहां पर तो पहले ही डिस्टेंस कम है, इसलिए टेबल टॉप एयरपोर्ट पर बड़े जहाज नहीं उतारे जाते। अब इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है? मेनली जो रेड किया हुआ मैंने, इन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। रनवे एंड सेफ्टी एरिया, ये क्या होता है? मतलब रनवे आपका यहां तक है, उसके आगे भी थोड़ी सी जमीन खाली होनी चाहिए कि अगर कई बार यहां ना रुके तो आगे जाकर रुक जाए। तो रनवे एंड सेफ्टी एरिया वहां पर होना चाहिए जरूरी। और ग्राउंड रेस्टिंग सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट, मतलब यहां पर कुछ नेट वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, अगर गिरे तो वो उसे कैच कर ले, जिससे कि इंजरी कम से कम हो। तो ये याद रखना है। और भी पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, नेविगेशन परफॉर्मेंस अप्रोच क्या होती है, क्रू सोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, बट ये 2 मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे पढ़ते हैं महिंदा राजापक्षा के बारे में। तो ये कौन है? इन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर पद की ओथ ली है। कहां पर? श्रीलंका में। तो ये नए प्राइम मिनिस्टर है श्रीलंका के। हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। कब? 9 अगस्त 2020, यानी कल ही इन्होंने ओथ ली है प्राइम मिनिस्टर की श्रीलंका के। पहले क्या थे? पहले ये प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, याद रखिए, फॉर्मर प्रेसिडेंट है ये श्रीलंका के, श्री महिंदा राजापक्षा। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 50 साल हो चुके हैं इन्हें पॉलिटिक्स में, 2020 में। और जब ये मात्र 24 साल के थे तब ये पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे।
और देखिए, he has been elected as president of श्रीलंका twice, 2 बार अभी तक प्रेसिडेंट बन चुके हैं श्रीलंका के। अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर थ्राइस, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। देख लीजिए कितने पुराने खिलाड़ी है पॉलिटिक्स के। महिंदा राजापक्षा अभी क्या है, पीएम बन गए श्रीलंका के। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका के नए पीएम कौन है। आखिरी टॉपिक है हमारा आज का है वर्ल्ड ट्राइबल डे। तो ये किस दिन होता है? अगस्त 9 को होता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन और उसके अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्राइबल डे और क्या कहते हैं इसे? इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, ये भी कहा जा सकता है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल कब होता है, या फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे कब होता है? वो होता है 9 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है 9 अगस्त को? क्योंकि यूएन की जो वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, उनकी मीटिंग हुई थी। पहली बार वो मिले थे 9 अगस्त को जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा में 1982 को पहली बार 9 अगस्त को मिले थे। तो इसलिए 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां पर क्या है? थीम। आजकल एग्जाम में डेट नहीं पूछते, वहां पर क्या पूछते कि थीम क्या था इस बार उस दिन का। तो थीम क्या है? कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। तो ये याद रखना है आपको। इस साल जो भी दिन मनाए जाने वाले हैं उनमें ज्यादा जो उनका थीम होगा, ज्यादातर उनका थीम कोविड से रिलेटेड ही है ज्यादातर। तो आपको मदद हो सकती है इससे। अगर आपको ऑप्शन में कोविड दिखे तो चांसेस है ज्यादा कि वही उसका थीम होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लें।